नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। चंपारण, ये नाम सुनते ही जो चीज सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है सत्याग्रह। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी नील किसानों के बुलावे पर चंपारण पहुंचे। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल नील की खेती करने के लिए मजबूर किसानों की दुर्दशा से परेशान थे। लिहाजा उन्होंने देश के किसी बड़े नेता को यहां लाने की ठानी। पहले वो बाल गंगाधर तिलक के पास गए, फिर मदन मोहन मालवीय के पास, लेकिन इन दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम में अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और ना आने की मजबूरी जता दी। राजकुमार शुक्ल इसके बाद महात्मा गांधी से मिले और चंपारण में आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। चंपारण महात्मा गांधी की प्रयोगशाला बन गया, जहां पे उन्होंने सत्य और अहिंसा पर अपने पहले प्रयोग किए। लेकिन चंपारण में बापू सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को गंदगी से लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। चंपारण सत्याग्रह सफल रहा और अंग्रेज झुकने को मजबूर हुए। अंग्रेज तो झुक गए, लेकिन आज भी हमारे आसपास गंदगी के ढेर नजर आ जाते हैं। इस नजरिए से अगर देखा जाए तो चंपारण और गांधी जी का महत्व आज के दौर में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विशेष में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बताएंगे चंपारण सत्याग्रह क्यों हमारे इतिहास का एक बड़ा पड़ाव है। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि चंपारण में महात्मा गांधी ने जो किया वो आज हमारे लिए किस तरह प्रासंगिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष पूरा हो गया है। चंपारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक पड़ाव भर नहीं है। 100 साल पहले की यह घटना भारतीयों के नवजागरण, स्वराज और स्वावलंबन की तरफ एक बड़ा कदम है। इसकी अहमियत इससे भी समझी जा सकती है कि 100 साल बाद हम उस घटना का न सिर्फ जश्न मना रहे हैं, बल्कि आज के हालात में उसकी प्रासंगिकता भी खोज रहे हैं। परेशान किसान, बदहाल जनता और लोगों पर सरकारी टैक्स का बोझ। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उनके एजेंडा में ये 3 मुद्दे प्रमुख थे। चंपारण के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बदहाल जनता को एक मसीहा की जरूरत थी जो उनके कष्ट हर ले। इधर गांधी अपने सत्याग्रह के अस्त्र को आजमाना चाहते थे। यानी चंपारण को गांधी की जरूरत थी और गांधी को चंपारण जैसे हालात की, जहां से वो शोषण और हिंसा के खिलाफ अहिंसा का रण छेड़ सकें। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने पाया कि गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखे न जा सकें। गांधी जी को उस जगह की तलाश थी जहां से वो अपना काम शुरू कर सकें। देश को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसके सवालों को अपना सवाल समझे, जो मंच पर नहीं सिर्फ बात करता हो, लोगों के बीच में जाता हो। तो समझिए 2 ज़रूरतें आपस में मिल गईं और गांधी चंपारण पहुंच गया। गांधी चंपारण कौन सी जगह है ये भी नहीं जानते थे। चंपारण में किसी को पहचानते नहीं थे। जो ले गए थे सज्जन, उन्हीं एकमात्र उनके परिचय थे। लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय खड़ा कर लिया और वहाँ की जो मुख्य समस्या थी उसको समझा उन्होंने। तो नील की खेती और उसके कारण होने वाला जो भी अन्याय था वो सब तो दिखता ही था, लेकिन गांधी ने 2-4 और बातें भी देख ली वहाँ, जो आज भी भारतीय समाज की मूल समस्या है। गांधी जी को चंपारण गए 100 साल गुजर गए। वहां नील के खेतों में बदन जलाती औरतों और बच्चों को उनका हक मिल गया। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, लेकिन गंदगी से हमारा सामना आज भी है। चंपारण शोषण और उपनिवेशवाद से मुकाबला करने की पाठशाला है। गांधी सिखाते हैं किस तरह अहिंसक आंदोलन मजबूत से मजबूत शासकों को झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन चंपारण का एक सबक ये भी है कि इंसान की पहली लड़ाई अपने आप से और अपने आसपास के वातावरण से है। चंपारण आंदोलन के 100 साल बाद मौजूदा सरकार एक नए आंदोलन की बात कर रही है।
10 अप्रैल 2018 को पूर्वी चंपारण में देश भर से 20,000 स्वच्छाग्रही जुटे। 100 वर्ष पूर्व चंपारण में देश भर से लोग आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में गली गली जाकर काम किया था। 100 वर्ष बाद आज उसी भावना पर चलते हुए देश के अलग अलग हिस्सों के आए लोगों ने यहां के उत्साही नौजवानों, स्वच्छाग्रहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम किया है। आज चंपारण सिर्फ एक शहर, जिला या क्षेत्र भर नहीं है, ना ही गांधी सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी। गांधी आजाद भारत के राष्ट्रपिता हैं, जबकि चंपारण आज के हालात से लड़ने और हालात बदलने की प्रयोगशाला। हालांकि गांधी सिर्फ परिवेश की स्वच्छता नहीं, बल्कि मन, आत्मा और विचारों की शुद्धता के पैरोकार हैं। लेकिन इतने भर से हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व खत्म नहीं हो जाता। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। नील की खेती और भारत में आजादी की लड़ाई का पुराना संबंध है। 1859 में बंगाल के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसे इतिहास में नील विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी नील की खेती से जुटे किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। बंगाल से लेकर बिहार तक उनकी ये दुर्दशा बरकरार रही। चंपारण में भी कमोबेश यही हालात थे। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्यों चंपारण सत्याग्रह की नौबत आई। उस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया के लिए उथल पुथल का दौर था और ठीक उसी वक्त चंपारण भी भीतर ही भीतर सुलग रहा था। वर्षों से गरीबी और मजबूरी की मार झेल रहे किसानों के लिए अब कुछ भी सहना बेहद मुश्किल हो गया। नील की खेती से वो तबाह हो गए, लेकिन नील की खेती उनकी मजबूरी थी। अंग्रेजों ने 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसके तहत 1 बीघे में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हुई। बुआई के हर मौसम से पहले जमीन जमादार तय करते थे, यानी किसान जमीन के किस हिस्से पर नील बोएगा ये किसानों के हाथ में नहीं था। फसल की कीमत बेहद कम होती थी। प्रति बीघा 19 रुपए भुगतान का नियम था, लेकिन वो भी किसानों को नहीं मिलता था। मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं थी। नील की खेती करनी ही पड़ती थी अनिवार्यतः। उस नील की खेती को उन्हें प्राथमिकता देनी होती थी और जो उन्होंने दाम दे दिया तय करके वो लेना पड़ता था। वो नील की प्रोसेसिंग में भी उनको मजदूरी करनी पड़ती थी, कम से कम मजदूरी में काम करना पड़ता था और प्रशासन उन पर तरह तरह के टैक्स लगा देता था। यानी खेती करते हुए भी वो एक सुखी जीवन नहीं जी सकते थे। बहुत ही गरीबी में, अभाव में, हर समय प्रताड़ना के डर से जीते थे वो। उस वक्त चंपारण जिले में नील के 70 कारखाने थे और पूरे जिले पर इन कारखानों का प्रभाव था। 2 से 5 मील की दूरी पर बने इन कारखानों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। जो किसान पहले अन्न उपजाते थे, उनसे ये लोग जबरदस्ती नील की खेती करवाने लगे। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को और पैसों की जरूरत थी, लिहाजा नील की खेती करने वालों पर और दबाव बनने लगा। अगर कोई किसान नील उगाने से मना करता, तो उसकी बेरहमी से पिटाई होती। ऐसा नहीं था कि किसानों ने कोशिश नहीं की। छोटे किसानों ने 1907 जिलाधीश के पास अर्जी दी और अपना दुख सुनाया। नतीजतन कुछ करों से किसानों को राहत दी गई। इसमें कारखानों की तरफ से वसूला जाने वाला एक आना भी शामिल था। कारखानों की आमदनी कम हुई तो वे लोग किसानों से नील की खेती के लिए अलग से सिंचाई का पैसा वसूलने लगे। 1914 में जाकर ये वसूली बंद हुई, लेकिन नील के धंधे से जुड़े लोग किसानों के लिए जो कर लगाते थे, अगर वो उसको नहीं भरते तो उनके लिए सजा का प्रावधान था। काम कहाँ से शुरू हो, क्योंकि देश तो बहुत कम जानते हैं वो। ऐसे में एक बिहार के शुक्ल जी हैं, किसान हैं चंपारण के,
जो बहुत पहले से, गांधी के पहले से कांग्रेस में घूमते रहे हैं ये कहने के लिए कि भाई हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत है, नील की खेती के कारण किसानों का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं है। तो आप में से कोई चले और देखे वहाँ, तो सबके पास जाते हैं, जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं उन सबको बुलाने जाते हैं, लेकिन हर कोई उनको ये समझाता है कि नहीं, अभी आज़ादी की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। ऐसे में गांधी नाम का एक आदमी आता है जो उस समय तक महात्मा गांधी नहीं है, एम.के. गांधी है। नील समेत बाकी नकदी फसल उपजाते उपजाते किसान खस्ता हाल हो गए। उनका उधार बढ़ता गया और अपनी बेहतरीन जमीन पर वो अन्न के बदले नील उगाते रहे। धीरे धीरे नील ने जमीन के उस हिस्से की उर्वरता कम कर दी। इसके बाद जब वहां दूसरी फसल भी बोई गई तो पैदावार कम हो गया। चंपारण में भूखमरी की नौबत आ गई। किसानों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वहीं के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने फिर महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चंपारण के हालात से कांग्रेस और महात्मा गांधी को अवगत कराया और उनसे चंपारण आने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के आंदोलन का पहला सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह, एक ऐसा आंदोलन जिसमें न गोली चली, न लाठी, न जुलूस निकला, न कोई बड़ी सभा। गांधी जी गिरफ्तार हुए तो जमानत लेने से भी मना कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 100 साल पुरानी कुप्रथा खत्म हुई। बंगाल और बिहार समेत देश का एक बड़ा हिस्सा उन दिनों 3 कठिया प्रथा की चपेट में था। हजारों किसान धान गेहूं की जगह नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाते थे। नील की खेती से जमीन तो बंजर होती थी, पर अंग्रेजों के अत्याचारों ने गरीबों की कमर ही तोड़ डाली थी। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो यहाँ आकर उनकी आवाज अंग्रेज हुकूमत तक पहुँचाए और उन्हें अत्याचारों की इस अंधेरी खाई से बाहर निकाले। 15 अप्रैल सन 1917 एक मामूली और अनाम से स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर मोहनदास करमचंद गांधी ने मोतिहारी के चंपारण कस्बे की धरती पर कदम रखा और इस तरह देश के पहले सत्याग्रह की घड़ियां शुरू हुई। पहला तो हमने कहा भय मुक्ति का, दूसरा अपने बूते स्वावलंबी जीवन जीने का। खेती में हम वह उत्पादन करेंगे जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। नील की खेती हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं थी, वो बाध्यकारी थी नील का व्यवसाय करने वालों के लिए, हमारे ऊपर थोपी गई थी। नील हम खा नहीं सकते थे, तो दूसरा कि हम जो कंज्यूम करें वो हम प्रोड्यूस करें। ये दूसरी शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा वह जो हमें स्वावलंबी बनाए, भय मुक्त करे, निर्भयता के रास्ते पर चलने की सीख दे, वो शिक्षा। गांधी ने नई तालीम के प्रयोग वहाँ किए। दरअसल मोहनदास करमचंद गांधी ने यहीं से महात्मा बनने का रास्ता तय किया। गांधी जी को उस वक्त का भारत कम ही जानता था, लेकिन उनकी आमद की खबर पाकर हजारों किसान उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। किसान रो रो कर अपनी समस्याएं गांधी जी को बताने लगे। उधर अंग्रेज अफसर हरकत में आ गए। तुरंत पुलिस को भेजा गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी और उनके साथी किसानों को इंसाफ दिलाने की ठान चुके थे। गांधी जी ने जिला छोड़ने से मना कर दिया। गांधी जी को जेल भेज दिया गया। 18 अप्रैल 1917 को कोर्ट में उनकी पेशी हुई। गांधी जी ने मैजिस्ट्रेट के सामने साफ गोई से कहा कि वो अपनी जांच पूरी किए बगैर चंपारण नहीं छोड़ेंगे और उन्हें इसकी जो भी सजा मिले वो उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। मैजिस्ट्रेट गांधी जी की सच्चाई और निडरता को देख चकरा गए। कुछ समझ न आया तो तारीख आगे बढ़ा दी गई। इस बीच कुछ अखबारों में ये खबर सुर्खियां बन गई। अंग्रेज हुकूमत तक मामला पहुंचा। उसी दौरान पहला विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और रूस में लेनिन की बोल्शेविक क्रांति आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। अंग्रेजी हुकूमत कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी। गांधी के आगे झुकते हुए मुकदमा वापस लिया गया और जांच पड़ताल में उन्हें प्रशासनिक सहयोग का आदेश भी दिया गया। ये सत्य की जीत थी। गांधी और सत्याग्रही खुलकर गांव-गांव जाने लगे। गांधी जी अपने सत्याग्रह में कोई राजनीति नहीं चाहते थे।
उन्होंने अखबारों को किसी संवाददाता को चंपारण नहीं भेजने की दरख्वास्त की। इस दौरान 5000 से ज्यादा रियायतों के बयान दर्ज हुए। चंपारण सत्याग्रह की दूसरी सबसे बड़ी जीत तब हुई जब प्रांतीय सरकार ने भी किसानों पर अत्याचार पर जांच समिति बना दी। ये थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी। गांधी जी को समिति में जगह मिली। इस समिति की अनुशंसा पर करीब 100 साल पुरानी 3 कठिया प्रथा कानूनी तौर पर खत्म कर दी गई। यही नहीं, किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भी वापस किया गया। शर्मसार कई नीलहा ऑफिसर अपना सामान बांधकर देश लौट गए। आश्चर्य होगा आपको जान करके कि पूरे चंपारण की लड़ाई में गांधी जी ने कभी एक जुलूस नहीं निकाला, एक नारा नहीं लगा, वहाँ कोई धरना नहीं हुआ, किसानों का कोई सत्याग्रह नहीं हुआ, कोई झंडा नहीं लगा। यानी जिन जिन चीज़ों को हम सत्याग्रह समझते हैं उनमें से कोई भी चीज़ आपको चंपारण की पूरी लड़ाई में मिलेगी नहीं। एक ही काम गांधी जी ने किया कि भाई किसान जो था, जो सच में नील की खेती से परेशान था, उसको कहा तुम बोलो तो कि तुम परेशान हो, ज़बान खोलो। और अंग्रेज़ अधिकारी जो थे वहाँ के, जो नीलहे लोग थे जिनकी मिलें थी वहाँ, वो अच्छी तरह जानते थे कि इन लोगों को इतना दबाकर और डराकर हमने रखा है कि कोई बोलेगा नहीं। चंपारण सत्याग्रह सही मायनों में देश की आजादी के संग्राम का मील पत्थर बना। 1916 में करीब 22,000 एकड़ जमीन पर आसामीवार, जिरात और 3 कठिया प्रथा लागू थी। चंपारण के रियायतों से दस्तूरी, फगुआही, दशहरी जैसे 46 तरह के कर बर्बर तरीके से वसूले जाते थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल की एक पहल पर गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों ने बिना हड़ताल, बिना हिंसा, बिना लाठी और बिना गोली के सत्य का पहला प्रयोग सफल करके दिखाया। यही था चंपारण सत्याग्रह। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंपारण सत्याग्रह कई मायनों में बेहद अहम है। 1917 के बाद आजादी की लड़ाई ने जो रफ्तार पकड़ी वो उससे पहले कभी नहीं देखी गई। महात्मा गांधी पहली बार पूरे देश के राजनीतिक पर्दे पर उभर कर सामने आए और कई स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुई। उन्होंने भारतीय समाज और लोगों की मुश्किलों को जाना परखा। 1917 को जानकार इस मायने में अहम मान रहे हैं कि पहली बार इस सत्याग्रह में किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की धारा मिलकर एक हुई। मतलब एक तरह की जड़ता टूटी। सबसे बड़ी बात है ना, जैसे आप अंधेरे कमरे में पहली खिड़की खोलती हैं तो चंपारण गुलाम भारत के अंधेरे में खोली हुई गांधी जी की पहली खिड़की है। वो खुली तो लोगों को विश्वास हुआ कि आदमी सही जगह ले जाता है। गांधी जी को समझ में आया कि खिड़कियां खोली जा सकती हैं। यह बात दक्षिण अफ्रीका में हुई, भारत में भी होगी। यही नहीं, महात्मा गांधी का देश में ये पहली बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी का मंच बना और इसके बाद गांधी राष्ट्र नेता के तौर पर उभरे। उनके सामने ये स्पष्ट हो गया कि स्वराज्य की लड़ाई एलीट क्लास की लड़ाई से भिन्न होगी, ये मासेस की लड़ाई होगी। इसलिए उन्होंने 2-3 तरह से मासेस को तैयार किया। एक तो जैसा चंपारण में किया, समाज को निर्भय बनाया। दूसरे, आर्थिक गुलामी से मुक्ति की दिशा में उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का प्रयोग किया, आगे बढ़ाया। इतिहासकार मानते हैं कि गांधी ने चंपारण से कई सबक सीखे। उन्होंने आंदोलन के तौर तरीके और भारतीय समाज के उस हिस्से को पहचाना जो पूरे समाज को उठाने में कामयाब हो जाए। जो पीड़ित है, जो परेशान है, जो शिकार है, उसको अपनी बात कहने की हिम्मत दी उन्होंने, जो पहले नहीं होती थी। क्योंकि गुलाम तो इसी कारण से ना कि हम बोल नहीं पाते थे, वो बोलने की शुरुआत उन्होंने कराई। 1917 के बाद महात्मा गांधी पूरी तरह आजादी के आंदोलन में जुड़ गए और एक के बाद एक राजनीतिक हिस्सेदारी ने पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का माहौल बना दिया। चंपारण के बाद खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन ने देश की दिशा बदल कर रख दी। जानकार मानते हैं कि आजादी के लिए बाद के संघर्ष की बुनियाद चंपारण से पड़ी। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि साफ सफाई ईश्वर की भक्ति के बराबर है और इसलिए उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने पर हमेशा जोर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने का काम करें। एक बार एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी से पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए भारत का बड़ा लाट साहब यानी वायसराय बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गांधी जी ने कहा कि राजभवन के पास जो गंदी बस्ती है मैं उसे साफ करूंगा। अंग्रेज ने फिर पूछा, मान लीजिए कि आपको एक और दिन उस पद पर रहने दिया जाए, तब? गांधी जी ने फिर कहा कि दूसरे दिन भी मैं वही करूंगा। गांधी जी का ये जवाब इस बात को साबित करता है कि वो स्वच्छता को लेकर कितना संजीदा थे। दरअसल गांधी जी अपने बचपन में ही भारतीयों में स्वच्छता के प्रति उदासीनता की कमी को महसूस कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के दिनों से लेकर भारत तक अपने पूरे जीवन काल में गांधी जी बिना थके स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे। गांधी जी के लिए स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। उन्होंने देखा कि भारत चंपारण के जीवन में भयंकर गंदगी है चारों बगल, और उस गंदगी का किसी को एहसास नहीं है, उसी में लोग रहते हैं। गांधी विदेश से आए थे तो वहाँ की जो साफ़ सफाई का एक स्तर है उसके कारण उनको वो चीज़ और खटक रही थी। दूसरा, उन्होंने देखा कि चंपारण में पढ़ने लिखने की बच्चों की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई शुरू करानी पड़ेगी। आप सोच कर अगर देखेंगे तो इन दोनों का संबंध व्यक्ति के मजबूत होने से है। जो लोग अपने पर्यावरण के बारे में, अगल बगल के बारे में सावधान होते हैं, वो सफाई पर ध्यान रखते हैं। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के दौरान आजादी के अलावा जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो स्वच्छता थी। स्वच्छता के महत्व को बताते हुए उन्होंने स्कूली और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में इसे तुरंत शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गांधी जी के स्वच्छता अभियान में चंपारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास में एक अनोखा प्रयोग था। जब गांव के गरीब मजदूरों, किसानों के बीच काम करने के लिए पूरे देश से लोग साफ सफाई और शिक्षा का प्रसार करने के लिए गांव-गांव भटके। ये कोई आसान काम नहीं था, खासकर तब जब स्थानीय स्तर पर जबरदस्त विरोध हो। लेकिन गांधी की मजबूत इच्छा शक्ति से ये चमत्कार संभव हो सका। गांधी जी ने रेलवे की तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठकर देश भर में दौरे किए। भारतीय रेलवे के तीसरे दर्जे के डिब्बों की गंदगी से वो बहुत दुखी थे। 25 सितंबर 1917 को अपने पत्र में उन्होंने लिखा था, इस तरह की संकट की स्थिति में तो यात्री परिवहन बंद कर देना चाहिए, लेकिन जिस तरह की गंदगी और स्थिति इन डिब्बों में है उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य और नैतिकता को प्रभावित करता है। गांधी जी ने गांवों और शहरों की स्वच्छता के साथ साथ धार्मिक स्थलों में फैली गंदगी की ओर भी बार बार ध्यान दिलाया। कांग्रेस के करीब करीब हर सम्मेलन में दिए अपने भाषण में गांधी जी ने स्वच्छता के मामले को उठाया। 19 नवंबर 1925 के यंग इंडिया के एक अंक में गांधी जी ने भारत में स्वच्छता के बारे में अपने विचारों को लिखा। उन्होंने लिखा कि देश के अपने भ्रमण के दौरान मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ गंदगी को देखकर हुई। इस संबंध में अपने आप से समझौता करना मेरी मजबूरी है। गांधी ने वास्तव में तो मोतिहारी जाकर के वास्तविक वस्तु स्थिति का दर्शन पाया। समाज में कहाँ है, हमारे देश में क्या स्थिति है, गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, आपस में भेदभाव है। ये जो अपने समाज की कमजोरियां हैं, एक तरफ अंग्रेजी व्यवस्था के दमनकारी स्थिति का भी उन्होंने दर्शन किया और दूसरी तरफ गांव समाज में क्या कमजोरियां हैं उसको भी देखा। हालांकि स्वच्छता के बारे में दी गई महात्मा गांधी की सलाह के 100 साल बाद भी हमने उस पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है। गांवों की बात तो छोड़िए, देश की राजधानी और अनेक बड़े बड़े शहरों में
आज भी गंदगी के पहाड़ खड़े हैं। आज भी लोगों को शौचालय प्रशिक्षण, स्वच्छता और सफाई की जरूरत है और गांधी जी इस मामले में आज भी हमारे मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज के लिए इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देख सकते हैं और अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।